शक्तिपथ जीएस में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको सीजीपीएससी से रिलेटेड कंटेंट मिलते हैं। थैंक यू। सोशल स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? दोस्तों, आज हम लोग सोशल स्टैटिक्स से चैप्टर पढ़ेंगे जो कि समाज को नंबर्स में दिखता है। तो कैसे दिखता है, उस चीज को समझते हैं। सोशल स्टैटिक्स का बेसिक सा मतलब यही होता है कि इसके अंदर हम लोग समाज से संबंधित जो डाटा है उसको कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उसको जो है आप इंटरप्रेट करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग समाज के जो कंडीशंस हैं, कोई फिनोमिना है या कोई प्रॉब्लम है, उसको बेसिकली समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? ठीक है। इसमें हम लोग जो समाज में जो पॉपुलेशन है, ठीक है, एडुकेशन है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, क्राइम है, हेल्थ है, ये दुनिया भर के जो सोशल फिनोमिना है उसको न्यूमेरिकल फॉर्म या फिर नंबर्स के फॉर्म में हम लोग जो है स्टडी कर सकते हैं। इससे हमारा स्टडी जो है वो और ज्यादा एक्यूरेट हो जाता है। क्लियर? इसके अलावा हम लोग बात करें तो ये सोशल रिसर्च जब हम लोग करते हैं तो उसके अंदर सोशल स्टैटिक्स एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। क्यों है? क्योंकि इससे हम लोग समाज का जो पैटर्न्स है, उसके जो ट्रेंड्स हैं और समाज के अंदर जो रिलेशनशिप है उसको मेजर कर सकते हैं। हम लोग एकदम एक्यूरेटली बता सकते हैं कि समाज में ऐसा ट्रेंड है। क्यों ऐसा ट्रेंड है? क्योंकि हम लोग को वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर पता है, हमको वहाँ पे क्राइम का नंबर पता है, हमको वहाँ पे पॉवर्टी का नंबर पता है। और वो पता कैसे चला? सोशल स्टैटिक्स से। क्लियर? क्लियर। तो बेसिक से इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि भाई जो सोशल फैक्ट्स हैं, सोसाइटी से रिलेटेड जो चीजें हैं, उसको साइंटिफिक तरीके से समझना और साइंटिफिक तरीके से मेजर करना, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है और यही काम ये करता है। तो गवर्नमेंट हो गई, रिसर्चर हो गए, प्लानर्स हो गए, ये सब जो है वो सोशल स्टडीज का इस्तेमाल करते हैं। इसके बेसिस में लोग प्लानिंग करते हैं, पॉलिसी मेकिंग करते हैं और सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो है बनाते हैं। क्लियर? इससे ज्यादा आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है और ये टॉपिक खत्म होता है। तो दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं सोशल स्टैटिक्स के इंपॉर्टेंस के बारे में। देखिए, कभी आपको एक क्वेश्चन आता है, मैं छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि व्हाट इज सोशल स्टैटिक्स, तो सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, उसके अंदर ये भी आएगा कि व्हाट इज सोशल स्टैटिक्स, उसके इंपॉर्टेंस बताओ। और कई बार ऐसा होता है कि उसके लिमिटेशन भी जो है पूछ लेते हैं। क्लियर है? तो हम लोग इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन को फर्दर और स्टडी करते हैं। अभी पहले हम लोग सोशल स्टैटिक्स के इंपॉर्टेंस समझते हैं। सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंस यही है कि ये सोसाइटी को फैक्चुअल फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, जिसके कारण सोसाइटी का जो स्टडी है वो बहुत ज्यादा साइंटिफिक और सिस्टमेटिक बन जाता है। सोसाइटी को नंबर्स के अंदर दिखा देता है ये कि हाँ, इतने इतने नंबर्स हैं। ठीक है, कोई फलाना समाज है तो उसका ये नंबर है, कोई ये समाज है तो उसका ये नंबर है। तो न्यूमेरिकल फॉर्म में हम लोग जो है स्टडी कर पाते हैं, इसलिए बायसनेस नहीं हो पाती उस स्टडी के अंदर और प्लस हम लोग और ज्यादा एक्यूरेट हो पाते हैं। क्लियर? क्लियर। दूसरा ये है कि इसका फायदा ये है कि हम लोग जो सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इलिटरेसी हो गया, पॉवर्टी हो गया, दुनिया भर के जो प्रॉब्लम्स है हमारे, उसको हम लोग क्लियरली एनालाइज कर सकते हैं और क्लियरली उसको टैकल कर सकते हैं। जब आपको एक्यूरेट फिगर पता होता है कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या है, कैसा है, तभी तो आप उसको टैकल कर पाओगे ना। वरना आप सरकार बना के हवा में तीर मार रहे हो कि भैया अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसा थोड़ी होता है। आपके पास एक्यूरेट नंबर है तभी तो आप उस प्रॉब्लम को डील कर पाओगे। तो उसका पता कैसे लगता है? सोशल स्टैटिक्स से। ठीक है। इसके अलावा पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग के अंदर भी आपका सोशल स्टैटिक्स काम करता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो किस डेटा पे काम करेगा? वो नंबर्स के बेसिस में तो काम करेगा। नंबर सोशल स्टैटिक्स में ही मिलता है। ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट जो है वो इसका इस्तेमाल करके सोशल वेलफेयर पॉलिसीज और स्कीम जो है वो बनाता है। इसके अलावा ये जो पॉलिसी मेकिंग है उसी के अंदर आ जाएगा आपका प्लानिंग और डेवलपमेंट भी, खैर इसके अंदर अलग पॉइंट्स में लिख दिया हूँ, है ना। तो सोशल स्टैटिक्स जो है वो आपका एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स की प्लानिंग में भी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसका इस बेसिस में है कि सोशल स्टैटिक्स के बेसिस में आप डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स का, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का जो है सोशल कंडीशंस को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है। विद दिस आपका टॉपिक कंप्लीटली खत्म होता है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ सोशल स्टैटिक्स के। ठीक है। तो जनरली जैसा कि मैंने बताया कि भाई दो टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे, या तो आपका आ जाएगा कि सोशल स्टैटिक्स क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस बताइए, या तो उसके अंदर आ जाएगा कि भाई सोशल स्टैटिक्स की इंपॉर्टेंस के साथ साथ उसकी लिमिटेशन बताइए। ये जनरली दो क्वेश्चन आते हैं, 8 नंबर के आते हैं छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है। तो अब हम लोग लिमिटेशन ऑफ सोशल स्टैटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक सबसे ज्यादा ऑब्वियस लिमिटेशन जो इसका है वो ये है कि हर चीज को ये न्यूमेरिकल डाटा में स्टडी करने का कोशिश करता है, जिसके कारण जो इमोशंस हैं, एटीट्यूड्स हैं, बिलीव्स हैं लोगों के, उसको ये कंप्लीटली मेजर नहीं कर पाता। क्लियर? क्लियर। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो अगर डाटा जो है उसको गलत तरीके से हम लोग प्रेजेंट करते हैं तो कंक्लूजन जो है वो कहीं ना कहीं मिसलीडिंग हो सकते हैं। क्या बोला जा रहा है कि अगर डाटा जो है उसको मान लीजिए कोई गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहा है तो कंक्लूजन जो है वो मिसलीडिंग हो सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं अगर कलेक्टेड डाटा जो है वो इनकम्प्लीट या इनएक्यूरेट है ना। क्या बोल रहा है कि अगर कलेक्टेड डाटा जो है वो इनकम्प्लीट या फिर इनएक्यूरेट है तो रिजल्ट भी इनएक्यूरेट होंगे। बहुत ऑब्वियस सा चीज है ना। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो एक और इसका लिमिटेशन ये है कि सोसाइटी के जो कॉम्प्लेक्स इशू होते हैं उसको सिर्फ नंबर्स के थ्रू एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? सोसाइटी के भाई देखो बहुत टाइप के इशूज होते हैं, उसके पीछे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। उसमें आप 4 नंबर दे दे कि हाँ भाई ये फलाना रीजन से इसके कारण हो गया, ऐसा थोड़ी होता है भाई। ठीक है। पूरा उसका हिस्ट्री है, उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट के कारण हुआ है, उसका पॉलिटिकल रीजन भी हो सकते हैं, उसका सोशल रीजन भी हो सकते हैं, और उसका आप नंबर के थ्रू स्टडी कर रहे हो। ऑब्वियस सी बात है, पूरी अंडरस्टैंडिंग सब एक सोशल इशूज के लिए नहीं आ पाती। ठीक है। इसके अलावा एक और जो चीज है वो ये है कि भाई जो आपका सोशल स्टैटिक्स है, इसके नाम पे स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स का बेसिक सा मतलब होता है कि किसी एक्सपर्ट या किसी ट्रेंड रिसर्चर की जरूरत होती है, तभी इस मेथड को आप ठीक से स्टडी कर पाएंगे। ठीक है। आप किसी को पकड़ ले ला दिए दिहाड़ी में और उसको बोल दे भैया जाओ डाटा कलेक्ट करो, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है वो नहीं कर पाएगा। तो आपको किसी ट्रेंड या स्किल रिसर्चर की जरूरत होती है, तभी जो है आप बेटर तरीके से स्टैटिस्टिकल मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। विद दिस आपका टॉपिक भी खत्म होता है।
चलिए अब हम लोग समझते हैं डायग्राम के बारे में। डायग्राम से रिलेटेड सिर्फ एक ही क्वेश्चन जनरली आता है कि डायग्राम क्या होता है, इसका टाइप्स बताओ, या आपका 8 नंबर में आ जाएगा और 4 नंबर में इसका क्वेश्चन फंसता है कि टाइप्स ऑफ डायग्राम, तो बस इतना ही आता है, इसके आगे नहीं आता छत्तीसगढ़ कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो डायग्राम्स क्या होते हैं? डायग्राम्स बेसिकली स्टैटिस्टिकल डाटा को या न्यूमेरिकल डाटा को सिंपल और विजुअल फॉर्म में प्रेजेंट करने का एक मेथड होता है। बहुत सिंपल सी बात है कि जो आपका न्यूमेरिकल डाटा है या स्टैटिस्टिकल डाटा है उसको आप सिंपल फॉर्म में और विजुअल फॉर्म में, विजुअल बेसिकली जिस चीज को आप देख सकते हैं, है ना, उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, जिससे इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ईजी तरीके से, बहुत आसान तरीके से कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन भी जो है वो समझ आ जाती है। क्लियर? क्लियर। डायग्राम अपने आप में बहुत ज्यादा क्लियर होता है, अट्रैक्टिव होता है और अंडरस्टैंडेबल होता है ना। क्लियर होता है मतलब कोई बच्चा भी देखता है डायग्राम को तो समझ जाता है इसमें क्या लिखा हुआ है ना। अट्रैक्टिव होता है, सुंदर सुंदर होता है बड़ा, है ना, और अंडरस्टैंडेबल होता है, जैसा कि मैंने बोला कि समझ आ जाता है देखते ही। क्लियर? क्लियर। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो इसका इस्तेमाल जो है वो डाटा को कंपेयर करने में और एनालिसिस करने में किया जाता है। ठीक है, या तो आप ये भी लिख सकते हो कि इससे हम लोग न्यूमेरिकल डाटा को कंपेयर और एनालिसिस करते हैं। क्लियर? दोनों सेम ही मतलब है। इसके अलावा हम लोग बात करें तो पॉपुलेशन, इनकम, एजुकेशन, क्राइम रेट जैसे जो सोशल आपके प्रॉब्लम्स हैं और उसको हम लोग डायग्राम्स के थ्रू प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई एजुकेशन है इस समाज के अंदर तो कितना है ना, इनकम है तो कितना है, और क्राइम रेट है तो कितना है, पॉपुलेशन ओवरऑल कितना है, ऐसा हम लोग बेसिकली समझ सकते हैं। क्लियर? क्लियर। टाइप्स ऑफ डायग्राम के बारे में अब हम लोग बात करते हैं तो जनरली देखो 4 टाइप के डायग्राम होते हैं। ठीक है, बचपन से इसको पढ़ते आए हैं। बार डायग्राम, पाई डायग्राम, लाइन डायग्राम, पिक्टोग्राम। सिंपल से समझो, बार डायग्राम के अंदर डाटा को बार के फॉर्म में शोकेस किया जाता है ना। पाई डायग्राम के अंदर डाटा को एक सर्कल में शोकेस किया जाता है, जिसमें उस सर्कल को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, ठीक है। लाइन डायग्राम के अंदर हम लोग टाइम के अकॉर्डिंग क्या चेंज हो रहा है उस चीज को शोकेस करते हैं। और पिक्टोग्राम नाम से समझ आ रहा है कि पिक्चर और सिंबल्स का इस्तेमाल जो है किया जाता है। क्लियर? ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ डायग्राम, और इसी के साथ आपका डायग्राम का जो पूरा टॉपिक था वो ओवरऑल खत्म हो गया है। क्लियर? तो अब हम लोग इसका एक और टॉपिक पढ़ते हैं सोशल स्टैटिक्स का, जो कि है भाई आपका कोरिलेशन। ठीक है, कोरिलेशन बेसिक्स का क्या मतलब होता है? कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है उस चीज को मेजर करता है। क्या होता है कोरिलेशन? दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशनशिप है, उस चीज को मेजर करता है कोरिलेशन। क्लियर है? ये बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट को स्टडी करता है। ठीक है, कि एक वेरिएबल चेंज हो रहा है तो दूसरे पे क्या फर्क पड़ रहा है, इस चीज को बेसिकली स्टडी करता है कोरिलेशन। मान लो आप पति पत्नी हो, है ना, एग्जाम्पल है ये, है ना। तो पति गुस्सा हो गया, तो पत्नी के ऊपर उस गुस्से के कारण क्या इंपैक्ट पड़ा, उस वही चीज है कोरिलेशन। या पत्नी के गुस्से से पति के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, यही है कोरिलेशन। क्लियर? इससे बेटर और कोई एग्जांपल नहीं है। दो वेरिएबल्स हैं पति और पत्नी, उनके बीच का जो रिलेशन है उसको मेजर करोगे, कोरिलेशन निकल गया। मान लो आप पति हो, आप गुस्सा गए कि यार बीवी ने खाना नहीं बनाया, तो उससे पत्नी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? पत्नी बोलेगी साले तू खाता थोड़ी है इज्जत से करके, है ना। तो इफेक्ट पड़ा ना, वेरिएबल चेंज हुआ ना। तो यही है बेसिकली आपका कोरिलेशन। कोरिलेशन जनरली 3 टाइप के होते हैं: पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और जीरो। क्लियर? अब पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है? जैसा कि हम लोग ने पढ़ा कि कोरिलेशन 3 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, तो पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है? तो दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में चेंज होते हैं। ठीक है, दोनों ही वेरिएबल जो है वो एक साथ सेम डायरेक्शन के अंदर चेंज होते हैं। फिर से वही पति पत्नी वाला एग्जांपल ले लो। पति बोला आज होटल में खाने जाना है, चलो तैयार हो जाओ, पत्नी तुरंत हाँ बोल दी कि हाँ भाई जाएंगे आज होटल में। क्लियर? ये हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है? एक वेरिएबल बढ़ता है, दूसरा वेरिएबल कम हो जाता है। तो मान लो आपका पति है, वो बोल रहा है कि आज फिर से रेस्टोरेंट में जाएंगे खाना खाने, पत्नी बोल रही है कि नहीं मेरा पेट खराब है मैं नहीं जाऊंगी। तो क्या हो गया? पति बढ़ा, एक वेरिएबल बढ़ा, कहाँ बढ़ा? रेस्टोरेंट में बढ़ा, और दूसरा कम हो गया, पत्नी कम हो गई, वो बोली पेट खराब है नहीं जाऊंगी। तो नेगेटिव रिलेशन यही होता है। एग्जाम्पल है भाई ये सब, है ना। नेगेटिव रिलेशन यही होता है कि एक वेरिएबल बढ़ता है, एक वेरिएबल कम हो जाता है। जीरो कोरिलेशन क्या होता है? जीरो कोरिलेशन में वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, तलाक हो गया दोनों के बीच में, है ना। जीरो कोरिलेशन क्या होता है? वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप जो है वो नहीं होता है। क्लियर? तो ये 3 टाइप के आपके कोरिलेशन है। बहुत सिंपल सा है आपका कोरिलेशन का टॉपिक। क्या होता है कोरिलेशन? फिर से एक बार रिवीजन कर लो कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को मेजर करना ही कोरिलेशन है। एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जो कॉज एंड इफेक्ट का जो थ्योरी है उसको बेसिकली इसके थ्रू हम लोग समझते हैं। कोरिलेशन 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है। क्लियर? मेरे हिसाब से ये वाला टॉपिक खत्म। तो दोस्तों अब हम लोग सोशल स्टैटिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में। ये भी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हर साल आते हैं, कभी 8 नंबर के, कभी 4 नंबर के। ठीक है, इसके अंदर हम लोग सिर्फ कंप्यूटर क्यों इस्तेमाल होता है सोशल रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में, और उसके ओवरऑल यूसेज क्या है और उसका इंट्रोडक्शन जो है हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि भाई इसका मीनिंग क्या है कंप्यूटर का। कंप्यूटर जो है उसका इस्तेमाल सोशल रिसर्च के अंदर डाटा का कलेक्शन करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए और उसको प्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। इस कंप्यूटर जो है वो रिसर्च के प्रोसेस को बहुत फास्ट बना देता है, सही बात है। एक्यूरेट बना देता है, सही बात है। और एफिशिएंट भी बना देता है, ये भी सही बात है। क्लियर? इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो आज के टाइम पे जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो अपना रिपोर्ट प्रिपरेशन करने के लिए और आपका स्टैटिस्टिकल डाटा को एनालिसिस करने के लिए कंप्यूटर के टेक्नोलॉजी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग कंप्यूटर के यूसेज के बारे में बात करते हैं
ये जो यूसेज है वो बेसिकली डाटा सोशल स्टैटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में है। क्लियर है? तो सोशल स्टैटिक्स के अंदर हम लोग क्या-क्या चीजें करते हैं? हम लोग पहले पढ़े थे, डाटा कलेक्ट करते हैं, तो हम लोग कंप्यूटर के थ्रू डाटा कलेक्ट करते हैं, ऑनलाइन सर्वेस, क्वेश्चनर और डिजिटल फॉर्म्स के थ्रू डाटा कलेक्ट करते हैं, तो ये कंप्यूटर का पहला काम हो गया। ठीक है? उसके बाद डाटा को स्टोर भी तो करते हैं, तो डाटा का स्टोरेज भी जो है कंप्यूटर करता है, एक सिस्टमैटिक तरीके से और सेफ तरीके से बहुत बड़ा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। इसके अलावा डाटा को प्रोसेस भी किया जाता है, जो रॉ डाटा होता है, रैंडमली कहीं भी कुछ भी होता है ना, तो उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको क्लासिफाई करना, उसको टैबुलेट करना, बेसिकली टेबल्स के फॉर्म के अंदर लाना, ये सब भी कंप्यूटर करता है। इसके बाद उसको जो है एनालिसिस किया जाता है, मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, रीग्रेशन जैसे मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है उसको एनालिसिस करने के लिए। इसके बाद उसको प्रेजेंट भी किया जाता है, ठीक है? डायग्राम्स के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू जो है उसका प्रेजेंटेशन किया जाता है ताकि सुंदर-सुंदर लगे भाई हमारा डाटा। इसके अलावा रिपोर्ट राइटिंग भी किया जाता है, जो भी आपने प्रेजेंट किया उसके बेसिस पे आप रिपोर्ट को राइट करते हैं, टाइपिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं और ये सब किसके थ्रू भी होता है? कंप्यूटर भैया के थ्रू। लिटरेचर रिव्यू भी करते हैं, ये वाला पॉइंट को छोड़ दो, जरूरी नहीं है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है कि टाइम सेविंग होता है। कंप्यूटर रिसर्च का जो पूरा काम है, उसको बहुत जल्दी करवाता है और बहुत कम टाइम के अंदर ही हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू। क्लियर? विद दिस आपका ये वाला टॉपिक और ये वाला पूरा जो चैप्टर है सोशल स्टैटिक्स का वो खत्म होता है। प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की जय।